पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज को आप इतना अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है, और ये क्वेश्चन कितने का आता है? 5 नंबर का आता है। और ये समझ लीजिएगा, अगर आप समझ गए तो 5 नंबर आपका रखा हुआ है। ठीक है, इसको समझने से पहले, एक्सरसाइज पे पहुंचने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को याद करना चाहिए, और मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, बस आपको एक बार क्या करना है, उसको रिवाइज करा देना है। ठीक है, तो चलिए इसको रिवाइज एक बार हम करा देते हैं। रिवाइज करने का क्या मतलब है, इसमें एक चीज हम लोग को पढ़ना है, अभाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या है जो खुद से कटे और एक से कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, या फिर ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड। कितना हो? 2 गुणनखंड, उससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। अब मानते हैं कि हम 1 से लेकर के शुरू कर रहे हैं आगे तक, नहीं तो जल्दी समझिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी आगे तक जाएगा संख्या ये। तो ये क्या बताइए, एक अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि 1 के पास केवल एक ही गुणनखंड है, 1 केवल एक ही से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, चलो ये 2 अभाज्य संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 2 जो है 1 से भी कटता है, और 2 से भी कटता है। करता है कि नहीं करता? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या है। ठीक है, और यहां पे ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा कि अब ये 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 के पास देखिएगा, 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। लेकिन हमने क्या बोला था? अभाज्य संख्या मुझसे उस संख्या को बोलेंगे जिसके पास केवल 2 गुणनखंड हो। क्या हो? 2। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा 5, अगर 5 की बात करें तो 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। लेकिन 6 की बात करें तो देखिए, तो 6 क्या होगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा। और 7 की बात करें तो देखिए, तो 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। ठीक है, और देखिएगा 8 तो कटेगा ही कटेगा। आपको ये 9 सर अभाज्य संख्या नहीं, 9 भी देखिए कितने संख्याओं से कटेगा, 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा। और 8 को देख लीजिएगा, 8 कितने संख्याओं से कट रहा है? 8 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से, फिर 8 से। तो अब मतलब कि हम लोग 9 तक क्वेश्चन को देख लिए। ठीक है, तो यहां देखिएगा, ये एक आपका अभाज्य संख्या कितना निकल गया? 2 3 5 7, यानी कि अभाज्य संख्या सब बात की जाए तो 2 3 5 7। आपका ये सर इतना ही संख्या होता है? नहीं, 7 के बाद आएगा 11, क्या आएगा? 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 19 23, और भी बहुत सारी संख्याएं आएंगे अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो और भी जो संख्याएं हैं, इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जो कट रहा है उसको क्या कहेंगे? भाज्य, और जो नहीं कट रहा है उसको क्या कहेंगे? अभाज्य। यानी कि अब समझ में आ गया क्या आपको? अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर एक कंसेप्ट और भी अप्लाई कर सकते हैं कि वैसी संख्या है जिसके पास 2 गुणनखंड, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या समझ में आ गया आप लोग को। तो अब यहाँ पे एक और चीज संख्या हम लोग पढ़ेंगे, सह अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ये चीज हम आप लोग को बताए थे। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जब 2 संख्या क्या हो, 2 संख्या हो, और 2 संख्याओं का मौसा कितना निकले? 1 निकले। क्या निकले? 1 निकले, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सह अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए, अगर हमने लिखा यहाँ पे 2 और 3, इस 2 और 3 की जो हम लोग अगर मौसा निकाले तो देखेगी, 2 को भी तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, और 3 को भी तोड़ेंगे तो 3 एकम 3। यानी कि मौसा का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। देखिए तो दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 बराबर 2 गुण 1, 3 बराबर 3 गुणे 1। देखिए तो दोनों में कॉमन क्या निकला? 1 निकला। तो मौसा कितना हो गया आपका? 1। ये नहीं, 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए आप लिखिएगा, एक संख्या और हो सकता है कि 4 और 6। इसका मौसा निकालते हैं। इसका मौसा अगर हम निकालते हैं तो 4 को तोड़िएगा तो देखिए तो 2 गुना 4, 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3। लेकिन यहाँ पे भी तो मिल रहा है 1, यानी कि मौसा क्या निकल के आया आपका? यहाँ पे मौसा तो निकल के आया 2, लेकिन संख्या एक ही है ना,
लेकिन यहाँ पे एक संख्या नहीं दिखेगा, इसका वैल्यू दिखेगा कितना है, इसका वैल्यू तो 2 है ना, तो हम लोग क्या देखना है, वैल्यू। ध्यान देखिए इसका वैल्यू कितना था 1, इसका वैल्यू तो गया 2, तो ये मौसा हमारा सही नहीं है, यानी कि हमारा सहभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। सहभाज्य संख्या मेरा कौन होगा, 2 और 3, वही, हाँ वही सहभाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कहिएगा सर यहाँ पे देखिए, अगर हम 5 और 6 भी ले लेते हैं ना तो भी सहभाज्य संख्या होगा, क्योंकि देखिएगा अगर 5 को अगर हम करते हैं तो 5 को 5 से कम 5, और 6 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 गुने 1, देखिएगा यहाँ पे एक ही नहीं मिल रहा है, बाकी कुछ तो नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों संख्या क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या में कितनी संख्या होती है, 2, कितनी संख्या होती है, 2, और 2 संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1, कितना होता है, 1, तो उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को। अब आप लोग एक क्वेश्चन बताइए इसको, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए एक ले लिया हमने 7 और एक ले लिया हमने 9, ठीक है, 7 और 9, इस ये बताइए सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्योंकि इसका ये कटेगा नहीं, और ये कटेगा तो 3 और 3 से कटेगा, तो इसमें दोनों का मौसा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो ये बात समझ में आ गया आप लोग को। ठीक, अब यहाँ पे आपने एक भाज्य संख्या का मतलब अगर बात करें तो भाज्य संख्या किसी इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक बार उसको रिपीट कर देना है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे यहाँ देखिएगा ये 4 है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या हुआ कि नहीं हुआ, 6 भाज्य संख्या हुआ कि नहीं हुआ, 8 हुआ कि नहीं हुआ, 9 हुआ कि नहीं हुआ, तो जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसको क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट और आपको क्लियर कर देना है, आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होगी, 4, कितनी होगी, 4। इतना बात समझ में आ गया आपको। तो आपने पढ़ा था इसके पहले कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, मतलब एक बार और उसको रिपीट कर रहे हैं। प्राकृत संख्या का मतलब ये होता है जो 1 से शुरू होता है और अंत तक जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जो 0 से शुरू होता है, जैसे कि मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या है जिसमें माइनस का भी साइन हो और प्लस का भी साइन हो और 0 भी हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, और ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या जो भी है, ये सारे की सारे संख्या मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है। क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है। ठीक है, तो ये परिमेय का मतलब क्या होता है, आप लोग बताए थे कि परिमेय का मतलब होता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसी संख्या है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब देखिएगा, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए उसको क्या कहा है, परिमेय। तो लेकिन एक चीज यहाँ पे मना किया था कि q के बराबर नहीं होना चाहिए g। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए कि अगर हमने लिखा 1/3, तो बताइए परिमेय है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर हमने लिख दिया मान लीजिए यहाँ पे 3, तो परिमेय है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे आप 1 लगा सकते। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जहां पे ये दोनों संख्याएं जो है ना, p और q, क्या है, p और q दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, बात समझ में, जो भी ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, समझ रहे हैं ना, वो क्या होगी, दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या। ये ऊपर वाले नीचे वाले दोनों संख्याओं का मौसा कभी भी निकालोगे ना, एक ही निकलेगा, एक से ज्यादा नहीं निकलेगा। अगर एक से ज्यादा निकल रहा है तो उसको काटना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हम सपोज वाले 4/6 लिखे, नहीं तो 4/6 ये परिमेय संख्या नहीं अभी है, अभी ये परिमेय नहीं है, ये भिन्न है। भिन्न का जोड़ घटा पड़े हो ना तुम लोग, तो भिन्न है। अब इसको काटेंगे, क्योंकि देखो इसका अगर हम दोनों को अगर मेथी निकालते हैं, मौसा निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, अभी तो निकाले दोनों का मौसा क्या निकलेगा, 2। तो जिसका मौसा 2 निकले वो क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी सहअभाज्य संख्या नहीं है। आज जो सहअभाज्य संख्या नहीं है वो परिमेय नहीं हो सकता। हो सकता है, अब मैंने 2 संख्या जो दिया है उस परिमेय हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए इसको काटिएगा, 2 दूना 4, 2 3 6। अब 2 का एलसीएम निकालिएगा, देखिए तो 2 और 3 को निकाले थे ना, कहीं 2 और 3 को निकाले से क्या निकलता मौसा, 1। तो अब ये 2 और 3 जो है ना, अब हमारे क्या बन गया, सहअभाज्य संख्या बन गया। बन गया नहीं बन गया, तो जो भी सहअभाज्य संख्या को हम लोग बट्टा के फॉर्म में लिखेंगे तब जाकर परिमेय संख्या बनेगा। अब कहोगे सर ऐसा इसका तो नहीं, देखो तो 3 लिखे थे, 3 को नीचे 1 लिख दिए, तो इसका भी मौसा निकालेंगे, देखे ना निकलेगा, है समझे। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अब
हाँ, नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लिया हमने लिखा है यहाँ पे 5, तो 5 परिमेय है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके नीचे आप एक लगा सकते हैं। नहीं, रूट वाले अपरिमेय होते हैं। रूट वाले क्या होते हैं? अपरिमेय। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये समझ में आया आपको? परिमेय समझ में आ गया आपको कि परिमेय चाहे जो भी संख्या है आपको दे, जैसे मान लीजिए 0, 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे मना किया है कि 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो 0 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सारी की सारी संख्या हमारे क्या हो सकती है? परिमेय संख्या। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं, और ये दोनों संख्याएं जो होंगे ना, क्या होंगे? अभाज्य होंगे, और इसका मौसा कितना निकलेगा? हमेशा 1 निकलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, उसके बाद कुछ ऐसी संख्या होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि कोई संख्या रूट में आ गया, रूट में 2, रूट में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट में 7 अपरिमेय संख्या। रूट में मान लो 4 दिया, तो क्या होता बताओ? तो परिमेय है क्या परिमेय है? ये है परिमेय। क्योंकि परिमेय इसलिए है कि ये 2 का स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि 4 को गुना करोगे 2 से, तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 4। ऐसा एक काम करो, ऐसा अगर रूट में दिया है 4, तो मान लो इसको तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा? 2 गुना 4, 2 कम 2, तो रूट में क्या निकल के आएगा? 2 गुने 2। आपको पता है कि जब स्क्वायर, जब दोनों को पेयर बन जाता है तो बाहर निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? इसलिए वो क्या है? वो परिमेय संख्या। जो बाहर निकल जाए वो परिमेय है, जो बाहर नहीं निकल सके उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक और चीज ले सकते हैं, 9। 9 देखिए तो परिमेय है क्या? परिमेय है। क्या है? ये परिमेय है। परिमेय इसलिए है कि 3 तिरका 9, 3 का स्क्वायर रूट होता है। 16 परिमेय है कि नहीं है? 16, अगर मान लिया यहाँ पे 16 रूट में दिया तो 16 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है। तोड़िएगा तो 4 चौका क्या हो जाएगा? 16। अब परिमेय रूट कैसे निकलता है? आप उसको तोड़ लीजिएगा और संगतिया उसको बनाइएगा। संगतिया जितना उसको बन जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, 16 का आप तोड़िएगा तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 3 2 दूना 4, 2 दूना 2 एकम 2। ठीक है। अब देखिएगा 16 जो रूट में था, तो इसके जगह हम रूट में लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि कितना ही ना निकला है? 4 को ना। देखिए ये पेयर बन गया, क्या निकल गया? बाहर। ये बन गया, क्या निकल गया? बाहर। 2 दूना कितना हो गया? 4। निकल सकता है नहीं? अब वही अगर हम बात करें आपसे, इस 15 को बना दीजिए, 15 को, तो 15 कैसे निकालिएगा? 15 अगर तोड़िएगा तो 3 5 15, तो क्या पेयर बन रहा है? नहीं बनता। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो बाहर नहीं निकलेगा, जिसका पेयर बनेगा वो क्या होगा? बाहर निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है। अगर मान लीजिए कि माइनस में कोई संख्या 2 है, या माइनस में मान लीजिए 3 है, या माइनस में 5 है, तो भी ये परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है। तो पूर्णांक संख्या तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। क्लियर है? उसके बाद अगर हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा एक और, कि अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन पे पहुंचने में हम लोग का समय लगेगा। ठीक है। अब इसके पहले हम लोग का एक होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। अब विरोधाभास का मतलब क्या होता है? सपोज विरोधाभास का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एक कोई लड़की है, कोई भी, सपोज यहाँ पे कोई लड़की है और वो कह रही है कि नहीं हम सही हैं, ऐसा होता है ना, और उसको ऊपर कोई किसी ने कोई ब्लेम लगा दिया, समझ रहे हैं? उसके ऊपर किसी ने क्या किया? ब्लेम लगा दिया, और बोले कि नहीं हम सही हैं। लेकिन अब इसके मान लीजिए कि इसके कहने से अगर इसका हम सही हैं, और वो कह रहा है कि मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे है और ये कह रहा है कि नहीं ये गलत है, तो वो लड़की कहेगी ना अगर हम गलत हैं तो हमको प्रूफ कर दो, कहेगी नहीं? तो अगर इन्होंने उसको पूरा ट्राई किया, पूरा करने के बाद इसको क्या किए? ये गलत साबित करने की कोशिश इसको किए, लेकिन गलत साबित नहीं हुई। तो ये सोचे थे कुछ और, हो गया कुछ और। तो बताइए विरोधाभास हुआ कि नहीं? उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो जो चीज आप सोच रहे हैं अगर उसके खिलाफ, यानी कि होना चाहिए कुछ और हो गया कुछ और, तो उसको कहते हैं विरोधाभास। समझ में आया? जैसे कि अब ये भी एग्जांपल आप समझ में आ गया होगा कि विरोधाभास का मतलब क्या होता है। अगर दिया है, जैसे कि यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन में, आपको कह देगा √2, यहाँ पे आपको पता है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन ये कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? कैसे है?
तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इसको सही, ये सही है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको गलत मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा क्या कि नहीं, √2 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? अब आप पूरा क्रियाक्रम इसको करिएगा ना तो फिर लास्ट में क्या निकलेगा, वो आकर अपरिमेय निकलेगा। क्या निकलेगा, अपरिमेय। ठीक है, तो इसी को आप इसी को कहते हैं हम लोग विरोधाभास। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको। तो विरोधाभास एक रूल है, तरीका है। इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग एक परिमेय को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परिमेय, यानी कि थ्योरम पढ़ेंगे। ये थ्योरम कुछ है नहीं कि इसमें आपको कुछ ज्यादा एग्जाम में इससे कुछ नहीं ये है, लेकिन इसको समझना है, क्योंकि इसको नहीं समझिएगा तो आपके आगे का क्वेश्चन समझ में नहीं है। क्लियर है? कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक संख्या है p, नहीं p अगर a स्क्वायर को, मान लीजिए a स्क्वायर हो गया, अब आगे क्वेश्चन पे रख बनाएंगे हम, p अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। आई बात समझ में? मतलब क्या है, अगर ये p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। मतलब क्या, देखिए सपोज मान लीजिए ये a स्क्वायर जो है, हम लोग a स्क्वायर का वैल्यू हम लोग मान लीजिए कि 36 एग्जांपल पे, क्या मान लिए 36, और p का वैल्यू हम लोगों ने मान लिया 3, क्या मान लिया। तो अब आप देखिएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो a बराबर क्या निकल जाएगा, स्क्वायर में तो जाके रूट बन जाएगा, और रूट से क्या निकलेगा 6, a बराबर क्या हो गया 6। तो a बराबर हमको पता चल गया 6 है, और यहाँ पे इसके बराबर भी हमको पता है, और p बराबर भी, दवा समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 36 है। 36 को 3 से भाग करेंगे तो 12 जाए 36, यानी इसको विभाजित कर दिया कि नहीं कर दिया, तो p a को भी विभाजित करेगा। तो a का वैल्यू देखिए कितना दिया है 6, देखिएगा 6 को अगर भाग करिएगा 3 से तो 3 दूना, इसको विभाजित कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हम मान लीजिए a स्क्वायर बराबर हम ले लेते हैं आपको 225, क्या ले लेते हैं 225, और p बराबर क्या ले लेते हैं 5, नहीं तो यहाँ पर p बराबर यहाँ नहीं लिख करके हम यहाँ लिख देते हैं, p बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं। तो अगर हम a का स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर है तो रूट बनेगा, आज जो ये रूट निकलता है ना तो किसका बनेगा, ये 15 15 225, यानी a का वैल्यू कितना निकल के आ गया 15। तो अब आप a स्क्वायर को p से विभाजित कर सकते हैं। देखिए 225 लिखा है, a का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 225 है, और p का वैल्यू कितना दिया है 5 है, 5 चौका 20, 5 नवा 25, ठीक है। तो यानी कि ये कट गया कि नहीं कट गया, कितना निकल गया, कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ये बात साबित करना है हमको तो a का भी विभाजित करेंगे कितना से, p से। a का वैल्यू कितना है 15, और p का वैल्यू कितना माने हम लोग 5, तो 5 से 15 कितना रहना आप लोगों को। तो ये समझ में आ गया कि अगर p अगर किसी का a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इतना बात समझ में आ गया आपको। और पढ़ेंगे प्रमेय, इसमें प्रमेय 2, ये बहुत आसान है, अच्छा भी कह रहा है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p एक अपरिमेय संख्या होगा। एक अभाज्य संख्या है तो रूट p एक अपरिमेय संख्या। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है √2, तो अब यहाँ पे √2 से पहले अगर हम 2 लिखें, मतलब 2 क्या है
एक अपरिमेय सॉरी अभाज्य संख्या है, रूट अगर एक अभाज्य संख्या है तो अगर सॉरी अरे यार हाँ बोलो हमारा दिमाग घुस गया बगा उठा के भाग यहाँ से पीछे ठीक है। यहाँ पे क्या कर रखे अभाज्य संख्या मतलब कि अगर दो क्या है एक अभाज्य संख्या ठीक है। तो अगर दो एक अभाज्य संख्या है और दो अगर रूट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 अगर क्या है ये एक अभाज्य संख्या है रूट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 5 एक है अभाज्य संख्या है तो अगर रूट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगर मान लीजिए 4 एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या अगर भाज्य को रूट में डालिएगा ना तो एक भाज्य रूट में डालिएगा तो क्या बनकर निकलेगा 2 तो ये फिर परिमेय हो जाएगा समझ रहे हैं ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक अभाज्य संख्या अगर रूट में है तो क्या है वो अपरिमेय संख्या ठीक। अगर हम इसको चाहें तो सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर ये सिद्ध अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बाकी का क्वेश्चन आपको फटाफट कर लीजिएगा ठीक है। याद रखिए हमने माना यहाँ पे मान लेंगे माना कि ठीक है रूट पी क्या रूट पी एक क्या है यहाँ तो अपरिमेय तो देवे किया है क्या मान लेंगे इसको माना कि रूट पी एक परिमेय संख्या है क्या है और रूट पी एक क्या है परिमेय संख्या ठीक है। तो रूट पी को हम लोग कितना के बराबर मान लेते हैं ए बटा में बी क्योंकि अगर मान लीजिए अगर इसको हम परिमेय मान रहे हैं तो परिमेय का मतलब क्या होता है बटा में लिखेंगे तो इसको बटा में लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने दो संख्या चूज किया ए और बी तो ये दोनों संख्याएं जो है यहाँ पे ए और बी क्या ये सह अभाज्य संख्या क्या है सह अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रहा है क्या है अगर यहाँ पे पी रूट पी बराबर ए बाई बी मान लेते ए और बी क्या है सहअभाज्य संख्या है और जब ये अगर सहअभाज्य संख्या होगा तो इसका मौसा कितना निकल के आएगा एक। याद रखिएगा इसका मौसा हमेशा क्या होगा एक ठीक। आगे चल के हम लोग इसको प्रूव करते हैं ठीक है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या वर्ग करने का मतलब क्या होता है वर्ग करने पर तो वर्ग करने का मतलब ये होता है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें क्या कर दें स्क्वायर कर दें। तो अगर हम रूट पी का स्क्वायर कर दें और ए बटा में पी दोनों का क्या कर दें स्क्वायर कर दें ठीक है। तो यहां देखोगे कि रूट से स्क्वायर कर दिया क्या बचेगा यहां पे क्या बचेगा ए स्क्वायर बटा में हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ये करते हैं इसको अगर हम क्रॉस गुना करा देते हैं देखिएगा ये क्या हो जाएगा p को b से गुना किया क्या हो जाएगा पी बी स्क्वायर और a को स्क्वायर किया जाता है a स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम सिर्फ b की बात करें b स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर को p क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है कि नहीं। इसको मान लीजिएगा आप यहाँ पे मत बनिए यहाँ पे मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए ठीक है। तो इसको क्रॉस गुना जब हम लोगों ने किया तो क्या हो गया ये पी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया ना। इसको क्या मान लिया हम लोग समीकरण 1। अब समीकरण 1 मान लिया इसको आगे हल करते हैं। अगर हम बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिएगा इधर पी गुना में है इधर आकर भाग करेगा नहीं करेगा तो यहाँ देखिएगा पी जो है ए स्क्वायर को भाग कर रहा है करा कि नहीं कर रहा है पी किसको भाग कर रहा है ए स्क्वायर को भाग कर रहा है और यहाँ पे देखिएगा पी यहाँ पे भी कॉमन है ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है। हम आगे फिर इसको रिपीट करेंगे ऐसे इसको लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है। अब आइए आगे पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है क्या कर रहा है तो पी ए को भी विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। P अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P ए को भी विभाजित करेगा।
तो सपोज अगर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे P अगर A को विभाजित करेगा, क्या P अगर A को विभाजित करेगा तो कुछ कुछ तो निकलेगा ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे 6 है, 6 किसका वैल्यू है? A का वैल्यू है नहीं, और P का वैल्यू मान लीजिए 2 है। तो जब अगर हम A को P से भाग करेंगे, यानी कि 6 को जब 2 से भाग करेंगे कितना निकलेगा? 2 3 6, यानी कि A को भाग के किसे? P से, तो कितना निकल गया हमारा? 3। आया कि नहीं आया? तो अगर मान लीजिए कि A को अगर P विभाजित करेगा कुछ ना कुछ संख्या निकल के आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो मान लीजिए वो संख्या निकल के आया M, तो माना कि A को यहाँ पर लिख देंगे, माना कि A को P से विभाजित किया गया तो क्या निकल के आया? M। तो अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो A को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? A, और P को M से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? PM। हाँ वही PM ये सेम जो भी, ठीक। ये बात समझ में आया आपको? अब देखिएगा क्या होगा। अब A का वैल्यू कहाँ रखिएगा? समीकरण 1 में, ठीक है। A का वैल्यू एक समीकरण यहाँ पे लिख देगा समीकरण 1 से, क्या लिखेगा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से का मतलब समीकरण 1 क्या माने हम लोग? पी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, पी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। माने हैं लोग कि नहीं माने हैं? माने लो। अब देखिएगा P और बी स्क्वायर तो है ही, लेकिन ए स्क्वायर के जगह पे हम देखिए तो ए का वैल्यू कितना माने हम लोग? पी एम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी एम, पी एम। तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो यहाँ देखिएगा कि पी बी स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर हो जाएगा और एम का भी होगा। तो यहाँ देखिए अब पी बी स्क्वायर इधर ये पी गुना में तो जाके भाग करेगा। देखिएगा अगर ये दो गो पी है, एगो पी से एगो पी कट गया, क्या बच गया? बी स्क्वायर बटा में पी एम स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे भी पी क्या कर रहा है? बी को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस गुना करके मान लेते हैं, ठीक है। बस इसको क्रॉस गुना करके, तो इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए तो बी स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर हो रहा ना। यहाँ पे अगर बी को 1 से गुना करते बी स्क्वायर और पी को एम से गुना करते क्या हो जाएगा? पी एम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा समीकरण मान लीजिए 2, मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको लिखना पड़ेगा। देखिए 5 नंबर आपको देगा तो इतना कम समय में तो दे नहीं देगा, 5 नंबर के लिए आपको पूरा काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा एक बार और रिपीट करेंगे, हो सकता है आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी, अगर यहाँ पे पी जो है पी बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P B को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, यहाँ पे P उसको कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो यहाँ भी कर रहा है। P यहाँ पे देखिए तो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P को भी क्या करेगा? सॉरी हाँ P B को भी विभाजित करेगा। इतनी बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम एक साथ रखे हैं, देखिएगा समीकरण 1 यानी कि पी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, समीकरण 1 है हमारा। अगर यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है? पी एम स्क्वायर बराबर क्या दिया है? बी स्क्वायर। यहाँ पे है कि नहीं है? तो यहाँ देखिएगा पी दोनों को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, पी दोनों को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे भी पी जो था बी को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ देखिएगा पी जो है ए को भी विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ बताइएगा पी दोनों संख्याओं के लिए, ए और बी के लिए उभयनिष्ठ संख्या है कि नहीं? उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग यहां मान लेंगे पी ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हमारी मान जो हम लोग माने हैं गलत हुआ।
गलत हुआ। और भी तरीके से आप लिख सकते हैं, इसलिए रूट पी एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो गया? बात समझ में आया? हम लोग यहां पे माने थे क्या कि जो रूट पी एक परिमेय संख्या है तो इसका मौसा कितना होगा? एक। लेकिन हम लोगों ने जब सॉल्व किया इसका परिमेय कितना आ गया? इस दोनों में कॉमन क्या आ गया? गुणनखंड एक की जगह दूसरा आ गया, पी आ गया। तो बताइए गलत हो गया कि नहीं हो गया? हम लोग यहाँ पे क्या माने थे? कुछ और हो गया कुछ और। इसलिए क्या हो गया हमारा? रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। इतना बात समझ में आया?